I hope that happens also with my favorite party, with my favorite political party. I have two parties which I really and truly admire. One, of course, is the Aam Aadmi Party. The other one, which is an older party, which has had my admiration ever since Mr. Raj Thackeray formed that party, is the Maharashtra Navnirman Sena. I hope when the elections are held, the MNS will have the last laugh. क्योंकि अकेली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक संगठन जो है महाराष्ट्र का, वो असल में सेंसिबल बात कर रही है, अकल वाली बात कर रही है, वो बात कर रही है एमएनएस जो कि लोगों के हित में हो और सब लोगों के हित में हो। उसी विषय में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं हेमंत कामले साहब। हेमंत कामले साहब, नमस्कार। नमस्कार। जय जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय सिया राम सर, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम। तो हेमंत जी, जरंगे पाटिल साहब कूच कर रहे हैं मुंबई की तरफ। 26 जनवरी को चल चुके हैं वहां से, काफी लोग उनके साथ हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ज्यादा लोग होते रहेंगे। सो व्हाट इज द प्लान हियर? डिड यू अंडरस्टैंड ये सरकार किस तरीके से चल रही है, क्या चल रही है? मेरे भेजे में बात ये घुस नहीं रही है। आपको अगर समझ आ रहा हो तो आप समझा दीजिए प्लीज। नहीं तो वो भेजे में तो किसी के नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली सरकार क्या करना चाहती है या जरंगे पाटिल क्या करना चाहते हैं जी। आज उनके पहला हॉल्ट है जरंगे पाटिल जी का, और जिस तरह से कारवां वो चल रहा है और आगे बढ़ता जाएगा उतनी सरकार की टेंशन बढ़नी चाहिए, लेकिन सरकार नहीं समझ में आ रहा है कि इतना लाइटली मराठा आरक्षण को क्यों ले रही है, या जरंगे पाटिल जी का जो आरक्षण जो ये आंदोलन चल रहा है उसको बहुत लाइटली ले रही है कि आगे जाकर अगर मुंबई में सच में अगर लाखों की तादाद में या करोड़ की तादाद में भी आते हैं तो पूरे मुंबई का जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसके बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही है? इनके साथ हाई लेवल जो एक वहां पर कोई डेलीगेशन जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ये मुद्दे को आपको ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं कि जितने जल्दी हो उसका सॉल्यूशन लेकर आना चाहिए इनको। तो क्या है कि इस एक मोर्चा की वजह से देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले हैं, क्योंकि इसका जो हाइप क्रिएट होगा, अभी हमारी पूरी मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये पूरी तरह रामलला की जो मूर्ति स्थापित होगी इसकी तरफ दौड़ेगी। लेकिन जैसे ही 22 तारीख होगी या उसके बाद 2 दिन के बाद ये जो है महाराष्ट्र की सबसे ब्रेकिंग न्यूज होगी, फिर जरंगे पाटिल जी का ये आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो आने वाले दिनों में हमें जो दिक्कतें होने वाली है, मैं सूखे की बात कर रहा हूँ जी, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, तो इस और सरकार किस तरफ से देखती है या किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है, क्योंकि ये मराठा आरक्षण तो है ही, लेकिन जो सूखे की जो एक नेचुरल कैलेमिटी जो है इसको आप किस तरह से हैंडल कर रहे हैं वो ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप एक आपका अगर आदेश होता है, एक आपकी ऑर्डर होती है, एक जजमेंट होता है, एक जीआर होता है, उससे मराठा आरक्षण का तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन नेचुरल कैलेमिटी को रोकने के लिए कोई आपका जीआर या कोई आदेश वो काम भी नहीं आएगा। उसके लिए आपके लिए पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो सरकार को इस तरफ इस मुद्दे को जरा भी ढील नहीं देनी चाहिए, और जितने जल्दी हो इसका डिसीजन लो तो फिर आगे की जो दिक्कतें हैं वो टल जाएगी। लेकिन हेमंत कामले साहब, यहाँ पर तो ये लग रहा है कि जो सूखे की आपने बात करी है, यू एंड आई एंड प्रदीप जी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम। 7-8 महीने से हम इस विषय में बात कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तो कोई ज्यादा गंभीरता दिख नहीं रही है मुझको। क्या उनको मालूम नहीं है कि कंडीशंस कितनी खराब हैं कई कई जगह पर महाराष्ट्र में, जहाँ पर 200 मीटर 300 मीटर पर पानी नहीं है? मतलब 200 फीट की बात नहीं कर रहा, 200 मीटर की बात कर रहा हूँ कामले साहब। नहीं देखिए ना, देखिए कि मराठवाड़ा के जो हालात है, हमारे जो ब्लूप्रिंट है, हमने उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि मराठवाड़ा आज से मतलब करीबन 2060 तक मराठवाड़ा ये पूरी तरह डेजर्ट होगा जी। जिस तरह से बोरवेल खोदे जा रहे हैं कि आपको ही मालूम है कि भाई
आप जितने फीट नीचे जाते हो तो उतने साल पहले का पानी आप खींच लेते हो ऊपर। जी। आप 10 फुट नीचे 10 फीट नीचे जाते हो, 10 साल पहले का पानी जो अंदर हुआ उसको आप ऊपर निकालते हो। 100 फीट जाते हो, 100 साल, क्योंकि पानी परकोलेट नहीं हो रहा है। जब बारिश नहीं हो रही है तो पानी परकोलेट, और आप जितना पानी आप खींच रहे हो उसकी वजह से वहां पर जो भी है हेल्थ के इश्यू हो रहे हैं। पानी नहीं होगा तो पानी नहीं होने से जमीन पूरी तरह बंजर हो जाएगी, एक दिन वहां पर रेगिस्तान हो जाएगा। लेकिन सरकार के पास इसके लिए वक्त है नहीं है, या इसके लिए कोई इनका स्टडी सर्कल काम कर रहा है तो किस क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर अपने पास इसके कमीशन के रिपोर्ट्स गए, लेकिन इसके बावजूद वहां पर अगर आप सीरियसली सोचते नहीं हो, नदी जोड़ प्रकल्प है या प्रोजेक्ट है उसको आप इम्प्लीमेंट कम करने वाले हो। आप देखिए ना, ये समृद्धि महामार्ग लेके आ रहे हो करोड़ों का, आप ये जो सेलिंग का अभी आपने हार्बर लिंक यहाँ पर शुरू किया है, जी। ये इंफ्रा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो। जहां तक मैं समझता हूं कि आपके सीमेंट के कंक्रीट के जो जंगल बना रहे हो, लेकिन जो नेचुरली आपको वहां पर प्रिजर्व करना चाहिए, तो वैसे प्रोजेक्ट्स आप नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हो। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। और मैं समझता हूं कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतनी ही जिम्मेदार है कि नदी जोड़ आप अगर ये इस प्रोजेक्ट को अगर इंप्लीमेंट करते हो तो मुझे लगता है देश की पूरी माली हालत सुधर जाएगी। आपको सब जगह पर जितने भी किसानों की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि सूखा है। हेमंत कामले साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जस्ट वन स्मॉल लिटिल क्वेश्चन। जहां तक मराठवाड़ा का प्रश्न है, हर एक को मालूम है मराठवाड़ा की स्थिति क्या है। अगर आपके ब्लूप्रिंट में था, और मैं आपके पहले ब्लूप्रिंट की बात कर रहा हूं, आपका जो पहला ब्लूप्रिंट आया था उसमें था कि मराठवाड़ा की स्थिति बहुत गंभीर है, इसमें क्रॉपिंग पैटर्न को आपको बहुत केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा। आपको वहां पे वही क्रॉप्स लगाने पड़ेंगे जो विच डू नॉट सक आउट, जो पूरा पानी नहीं चूस लेते। वहां के जो एक्विफर्स हैं दे हैव ऑल ड्राइड आउट। उनको, उन एक्विफर्स को एक बार फिर रीस्टार्ट करने के लिए, रीएक्टिवेट करने के लिए, मेरी इस विषय के ऊपर राजेंद्र सिंह जी से बात हुई थी बहुत लंबी। उन्होंने कहा था मिनिमम 4 के 5 के 7 साल लगेंगे और 10 के 12 साल लगेंगे जस्ट टू स्टार्ट द हीलिंग प्रोसेस, नॉट टू हील। 10 साल लगेंगे हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। व्हाट आर वी डूइंग? डोंट दे रियलाइज व्हाट दे गोना डू? आपने जो बात कही है ना कि मराठवाड़ा रेगिस्तान हो जाएगा, लोगों को मजाक लग रहा होगा, मजाक नहीं है, असलियत है। मराठवाड़ा विल बिकम ए डेजर्ट एंड यू आर द ओनली पार्टी टॉकिंग अबाउट इट। इन सबको दिखता नहीं है, दे हैव ऑल द एक्सपर्ट्स, ऑल द एक्सपर्टीज, पूरी दुनिया से इनके पास कंसल्टेंट हैं, इनको दिख नहीं रहा है सर। हेमंत कामले साहब, देखिए राजीव जी, कैसे है ना कि हमारे यहाँ पर एक कृषि मंत्री होकर गए, मतलब अभी भी है, मतलब वो, लेकिन अभी कोई पोस्ट पर नहीं है, शरद पवार जी। जी। तो इनका जो, आपको भी पता है, इनकी जो कमांड है, जो हम कृषि जब बात करते हैं तो सिर्फ गन्ने की खेती मतलब कृषि नहीं होता है ना जी। आप जहां जहां पर आपके जो शुगर फैक्ट्रीज लगती जा रही है, शुगर के लिए आपको पता है कि गन्ने के लिए कितना पानी लगता है। तो जो पूरा पानी जो हम लोग खींच रहे हैं वो पूरा तरह गन्ने के लिए, और बाकी जो क्रॉप्स है उसको पानी मिल नहीं रहा है। आप देखिए कि विदर्भ में क्यों आत्महत्या हो रही है, उत्तर महाराष्ट्र में आत्महत्या हो रही है, मराठवाड़ा में आत्महत्या हो रही है। आप पूरी तरह पानी खींच रहे हो, कितने, मतलब क्या, मतलब आपके पास प्लानिंग नहीं है। हमारे यहाँ पर प्लानिंग होनी चाहिए, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आप किसान को कुछ कर्जे से राहत देते हो, छोटे किसान को। देखो मेरे पास तो ऐसे भी केस है, अभी हमारी जो सरकार परिषद हुई थी 2 दिन की करजत में, तभी मेरे पास वहां के किसानों ने, मतलब किसान जो वहां से आए थे मराठवाड़ा पश्चिम महाराष्ट्र से, उन्होंने कहा भाई छोटे जो किसान हैं उनको जो राहत देनी थी वो मिली नहीं है। उन्होंने जिन्होंने कर्जा उनका जो अदा किया था, बैंक से जो कर्जा लिया था उसको पेड कर दिया है, उनको वहां पर कुछ राशि मिलने वाली थी जी, जो मिली नहीं है उनको। लेकिन बड़े किसान जो है, जिनका कर्जा 20-20 लाख या 30 लाख या 40 लाख था या करोड़ में था, उनको माफी मिल गई है। अब देखिए ना, ये कर्जे माफी की बात होती है तो किसको फायदा मिलता है? तो ये लॉबी, कौन सी लॉबी काम कर रही है? ये पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र या मराठवाड़ा, यहाँ पर
कोंकण में तो ये इनके सबका सर सवाल उठता कोंकण नहीं से है, खबर आई वहां है पर आपको कोई आत्महत्या नहीं मिलेगी। सर, एक कोंकण से खबर आई है, छोटी सी खबर है। वो क्या हुआ कि कोंकण में जो क्या अल्फांसो क्रॉप है वो पूरा डिस्ट्रॉय हुआ है इस बार। अल्फांसो क्रॉप क्वाइट अ लार्ज एक्सटेंट हैज बीन डैमेज्ड, और वहां पर उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया, सिर्फ इंटरेस्ट को माफ किया है सर। नहीं देखिए, कोंकण 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 में ना ज्यादातर किसान इस तरह के कर्जे नहीं लेते हैं। और आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोंकण का कोई भी फार्मर आत्महत्या नहीं करता है। नहीं करता कि भाई बैंक का कर्जा इसके लिए आत्महत्या करता नहीं। वहां की लाइफ स्टाइल बहुत अलग है जी। वहां के लोगों के पास जो जरिए है और वहां के लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो इतनी सीधी सादी है कि उनको इस तरह से कर्जे लेकर ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सेकेंड थिंग कि वहां पे कॉर्प्स अलग है। भाई आपके पास वहां पर राइस है और फिर अल्फांसो मैंगो है या फिर कैश्यू नट्स है या अलग प्रोडक्ट है। लेकिन एक है कि मुझे जो बात करनी है कि ये जो टॉपिक है, आपने आज बहुत अच्छे टॉपिक पे आपने ये किया कि ये जो कॉप्स की हम लोग बात कर रहे हैं या किसानों की बात कर रहे हैं, इस पर हम हमारे कोई भी सरकार बुनियादी तौर पर कोई कदम नहीं उठा रहे और इसका हमें बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों में। सर, not one government minister also, they're all farmers। ये सारे खुद भी फार्मर है ना, 80% ऑफ देम कम फ्रॉम द रूरल एरियाज। इनको नहीं दिख रहा कि इनकी जमीन में क्या हो रहा है सर। नहीं मैंने क्या कहा ना आपको कि भाई जो फार्मर्स आप बात कर रहे हैं, ज्यादातर फार्मर्स इसमें जो है जिनके खुद के गन्ने के खेत है और जिनकी शुगर फैक्ट्रियां है, तो इनके लिए पानी अवेलेबल होता है जी। तो पानी की जितनी खपत इनके खेतों में या इनके फैक्ट्रीज को मिलती है, तो उनको नॉर्मल जो किसान है उसकी कोई जरूरत पड़ी नहीं है उनको सोचने की भाई किसान छोटे किसानों को पानी मिलता है नहीं मिलता है, फिर वहां पर पानी की नहर जाती है या नहीं जाती है, ये सब सोचते नहीं। आप देखिए राजू जी, आपने तो पूरा महाराष्ट्र घुमा है, आपको पता है कि क्या यहाँ पर जिस तरह के भेदभाव चलता है। आपको पता है कि पश्चिम महाराष्ट्र में जाइए, मराठवाड़ा में जाइए, उत्तर महाराष्ट्र में जाइए, जिस तरह से वहां के जो एस्टेब्लिश पॉलिटिशियन है किस तरह से अपनी खेत अपने फार्म्स किस तरह से प्रिजर्व करते हैं, वहां पर पानी बराबर जाता है। हेमंत जी, मगर आज बहुत दिनों पहले राज साहब ने सबको संबोधित करते हुए जितने भी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी लोग हैं उनको चेतावनी दिया कि डोंट सेल योर लैंड, डोंट सेल योर लैंड टू एनीबॉडी, डोंट सेल योर लैंड एट थ्रोअवे प्राइसेस। आप इसको प्रोटेक्ट कीजिए, आप इसको अपने पास रखिए। राज साहब बार बार लोगों को कह रहा, बिकॉज कनेक्टिविटी बढ़ गया पूरा कोंकण एरिया में, पूरे कोंकण में इट्स बिकम टोटल कनेक्टिविटी एंड मोर डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस। योर लैंड इज गोइंग टू फेच यू मोर, बट डोंट बी फूलिश एंड सेल इट। इस पर जरा और रोशनी डालेंगे कि राज साहब ने एडवाइस किस प्रकार से किया। प्रदीप जी, हमारे यहाँ पर प्रोग्रेस मतलब हम समझते हैं कि भी कंक्रीट के जंगल खड़े करो, बड़ी इंडस्ट्रीज लगाओ और वहां के जो किसान हो या वो जो जमीन उनकी बेचेंगे कुछ पैसे मिलेंगे उनको, लेकिन वो पैसे उनको भी नहीं मिलते। एक टैक्टिस होते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट जो पास है पोर्ट हो, नाणार जैसे प्रोजेक्ट हो, तो उसके मतलब इसकी प्लानिंग तो 5-10 साल पहले चलती है ना, तो पहले ही कम दामों में कोई खरीद लेता है जमीन, तो जिसका वो जो प्रॉफिट है या उसका जो फायदा है वो किसानों को या वहां के लोकल लोगों को मिलता नहीं है। उसके पहले ही जो बीच के एजेंट है वो बड़े पैमाने पर ऐसे जमीनें खरीद कर वो बेच देते हैं। फिर वहां की आपको सोशल इम्बैलेंस होता है, वहां के ट्रेडिशन पर इसका इफेक्ट है, तो वहां पर लैंग्वेज पर इफेक्ट है। जैसे मुंबई में हुआ, पुणे में हो रहा है या थाना में हो रहा है या आगे बढ़कर आपको बदलापुर करजत तक वो अभी गया है। पनवेल देखिए क्या हुआ है। तो पनवेल से रायगढ़, पनवेल तो रायगढ़ में होता है, रायगढ़ जिला जो है आधा तो पूरी तरह देखिए हमारे पास जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है वो रायगढ़ है, थाना है, पालघर है। तो इन डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से एनक्रोचमेंट्स या फिर इंट्रूडर्स बढ़ रहे हैं कि भाई कितने लोग, उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, भाई आपको जम्मू कश्मीर जमीन अभी 370 होने के बाद आप खरीद कितने गए वहां पर, लेकिन आप हिमाचल प्रदेश में जाओ आप जमीन खरीद सकते हो वहां पर। उन्होंने दुबई का उदाहरण दिया था कि दुबई में आप कोई प्रोजेक्ट लगाते हो, कोई बिजनेस करते हो, तो आपको वहां पर लोकल जो अरब्स है उनके साथ पार्टनरशिप दिखानी पड़ती है या करनी पड़ती है। हम ये नहीं कहते कि यहाँ पर, लेकिन यहाँ के लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा कि आपकी जमीनें आप किसको बेच रहे हो और क्यों बेच रहे हो।
कौन से दामों पर बेच रहे हो। अगर उसका फायदा अगर उस लोकल आदमी को मिलता तो बात अलग है, लेकिन कि 5 साल पहले बाद प्रोजेक्ट आना, उसके पहले अगर जमीनें खरीदी जाती है और उसका फायदा दूसरे लेके जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं तो आने वाले दिनों में ये कोंकण के लिए या पूरे महाराष्ट्र के लिए खतरा ही है। तो इस हमारी पार्टी का नाम ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, तो हमारा तो काम ही है कि हम महाराष्ट्र के इंटरेस्ट में बात करेंगे। और राम आ रहा है हेमंत जी, राम आ रहा है। द एंटायर नेशन इज अप फॉर सेलिब्रेशंस। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का 11 दिन का अनुष्ठान, मगर मनसे की तरफ से हिंदू जननायक राज ठाकरे साहब, आपने भी सेलिब्रेशंस चालू कर दिया है। जननायक, हिंदू जननायक राज ठाकरे साहब ने कहा कि अयोध्या में जितने भी लोग यहां से जाएंगे, करीबन 10 दिन का टोटल, वहां पर एक मठ है कल्याण दास जी का, वहां से आपने उनसे टाई अप कर लिया है। जो भी वहां के विजिटर्स है, उस स्पेशली महाराष्ट्र से, उनका ख्याल रखने के लिए, उनका सुविधाएं के लिए आप भी मन से भी बहुत एक्टिवली इस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। राज साहब ने पहले भी कहा था कि सेलिब्रेट विदाउट कॉजिंग ट्रबल टू अदर्स, सेलिब्रेट फॉर द कार सेवक्स, राज साहब ने कहा था। मगर अभी आप अयोध्या में भी जुड़े हैं, अयोध्या में भी जुड़े हैं, एंड यू हैव एड्रेस्ड राज साहब एज हिंदू जननायक। हेमंत जी। जी, आपने सही फरमाया कि कल्याणदास जो महाराज है वहां के अखाड़े के प्रमुख, तो वहां पर हनुमानगढ़ी में हमारा जो लंगर लगा है, भंडारा लगा है ऊपर, वहां पे जितने भक्त हैं वहां पर अगले मतलब 10 दिन के लिए हम लोग वहीं पर दर्शन देकर इन सभी राजनेताओं को जरूर सिखाएंगे कि भाई ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष को अब अलग अलग मजहबों में और कौम में बांटो मत, और इस मतलब राम की भूमि को अगर राम राज्य बनाना है तो आपको किसानों को भी देखना है, आपको मजदूरों को भी देखना है, आपको स्टूडेंट्स को भी देखना है, आपको महिला सुरक्षा को भी देखना है, ना कि सिर्फ अदानी और अंबानी को देखना है, ना कि पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल फैमिलीज को देखना है, आपको सबको देखना है। ये राम लल्ला जी को मेरी प्रार्थना रहेगी, भाई इन सभी को आप अच्छी सुबुद्धि दे। हेमंत जी, मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी से कांग्रेस ने लटकाया, मोदी जी ने लोगों के सपना पूरा किया। मोदी जी शोभापुर में थे, 15,000 घर चाबी, जो गरीब से गरीब तबके के लोग थे, वो जो वर्किंग क्लास के लोग थे, गरीब से गरीब, उनको 15,000 लोगों को चाबी यानी चाबी देने का कार्यक्रम था, और ये उन्होंने खुद इसका उद्घाटन नहीं, अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर के जो मजदूर है, हाँ, उनके लिए वो कॉलोनी बन रही है, उसका भूमि पूजन हुआ है, चाबी नहीं दी है उनको, भूमि पूजन हुआ है मेरे हिसाब से। तो उस प्रोग्राम को वहां पर शुरू किया है उन्होंने, अच्छी बात है। आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर है उनके लिए कोई बात सोची है, तो मैं इसके लिए मोदी जी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि ये बात होनी चाहिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर है उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। भाई साथ साथ मैं मोदी जी को यह भी प्रार्थना करूंगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर है, इनकी मजदूरी भी बढ़ाइए, इनकी मजदूरी भी बढ़ाइए। 15,000 16,000 में उनका गुजारा नहीं होगा, कि भाई उनकी मजदूरी बढ़ाइए। अगर यहाँ पर देखिए राजीव जी, प्रदीप जी, 2 दिन पहले ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट ये जारी की है, प्रसारित की है। उसमें ऐसा कहा गया है कि भारत के 24 करोड़ 33 लाख लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गए जी। अब ज्यादातर ये स्टेट जो है वो है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम। अब देखिए मतलब मेरे मन में, मेरे जहन में एक सवाल आया कि जब 24 करोड़ 33 लाख लोग अगर पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गए हैं, तो मोदी जी ने तो कहा था कि भाई 80 करोड़ लोगों को मैंने अनाज दिया है या अनाज दे रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन कही तो मुझे, तो मैं इस वक्त स्टडी कर रहा हूं कि भाई ये पॉवर्टी लाइन की क्राइटेरिया क्या है। और जहां तक मुझे समझ में आया कि ऐसे 12 क्राइटेरिया सेट किए गए हैं, इसमें 4 तो मुझे जो पता चला कि भाई जो अच्छा भोजन करता है, जो हाई कैलोरी या प्रॉपर कैलोरी फूड देता है, वो गरीब नहीं है। जिसके पास इंटरनेट है वो गरीब नहीं है। जिसके पास गैस कनेक्शन या गैस सिलेंडर है वो गरीब नहीं है। तो मेरे समझ के बाहर है कि भाई गैस सिलेंडर तो आपने उनको जो फ्री गैस कनेक्शन दी, इसका मतलब वो पॉवर्टी लाइन के बाहर तो नहीं है, बराबर है? जी।
इंटरनेट कनेक्शन आज हर जगह पर हर कोई यहाँ पर एंड्रॉइड मोबाइल यूज करता है, तो उसमें इंटरनेट कनेक्शन है, इसका मतलब वो गरीबी के बाहर नहीं है, वो उसकी नेसेसिटी है, उसकी जरूरत है वो, क्योंकि वो पहले वाला मोबाइल अब आउटडेटेड हो गया है तो कोई यूज नहीं करता, इसका मतलब वो गरीबी के बाहर तो नहीं है। तो ये ऐसी बात है। और दूसरी तरफ मुझे जो मेरे पास डेटा आ गया कि भाई बिलियनर्स की जो संख्या है उसमें भारत 3 नंबर पर है। 1 नंबर पर है यूएसए अमेरिका, 2 नंबर चाइना और 3 नंबर पर भारत। तो दूसरा रिपोर्ट ये कहता है कि पर कैपिटा इनकम में भारत जो है 195 कंट्रीज में हमारा जो नंबर है 147 है। तो ये सब बातें जो कंफ्यूज करते हैं, इसके लिए राम लल्ला से मेरी प्रार्थना रहेगी कि राम जी इन सभी को अच्छी बुद्धि दो कि भाई ये जो आंकड़े वो तो सुधारो जी। आपके आने के बाद इस देश में सच में राम राज आना चाहिए। इसलिए मैं कांग्रेस वाले या जो भी अपोज करते हैं उनसे विनती करूंगा, भाई अपोज मत करिए, राम लल्ला जी जल्दी से विराजमान हो जाइए, उनको हो जाने दीजिए, राम मंदिर का निर्माण होने जाने दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी फिर जो अदर जो सब्जेक्ट है, जो दूसरे विषय है, फिर किसानों के प्रॉब्लम होंगे, महिला सुरक्षा के होंगे, विद्यार्थियों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्रॉब्लम होंगे, या बेरोजगारी पे, उस पर काम करना शुरू कर देगी एक बार। तो हेमंत कामले साहब, कहने का मतलब ये हुआ कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में ना अनाज दिया जा रहा है, तो भरपेट उनको खाने को मिल रहा है, सो ऑब्वियसली दे आर अबव द पॉवर्टी लाइन, दे आर नॉट बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है सर। उसके अलावा अभी 26 के 27 करोड़ लोग अबव पॉवर्टी लाइन आ गए, तो 107 करोड़ लोग हो गए। तो हिंदुस्तान में आज की तारीख में सिर्फ 13 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, ओनली 13 करोड़ पीपल। इज दैट व्हाट इट मीन्स? इफ यू अज्यूम दैट वी आर 140 करोड़ सर, राइट? इज दैट व्हाट इट मीन्स? Yes, exactly. My objection is that कि मुझे भी यही, मेरे जहन में भी यही सवाल आया जो राजीव जी जो आंकड़े हैं ये मेरे नहीं है जी। 24 करोड़ 33 लाख ये आंकड़े तो नीति आयोग में, मैं आपको लिंक भेज देता हूं, मैं ये डिबेट होने के बाद आपको लिंक भेजता हूं, और उसके बाद जो पर कैपिटा इनकम में हमारा जो रैंकिंग है उसका भी मैं आपको भेजता हूं। देखिए ये कैसे है ना कि भाई ये मैंने तो कोई आंकड़े ये डिक्लेयर नहीं किए, जो आंकड़े आते हैं इसमें जो मुझे डिफरेंस दिखता है, मैं इसी हिसाब से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस वालों को या जो भी अपोज करे या जिनको आमंत्रण मिला है लेकिन वो जाएंगे नहीं, भाई आप जाइए, राम लल्ला जी सबको आशीर्वाद देंगे, आप एक बार वो ठीक से विराजमान हो जाइए, जाएंगे, फिर जो उनका अपूर्ण जो मंदिर है वो पूरा हो जाएगा, फिर राम राज हमें लाना है तो सबको मिलकर काम करना है, तो जल्दी से इशू खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर से डिबेट खत्म होके हम लोग जब हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे, फिर अनाज का हो, मतलब अन्न वस्त्र निवारण, ये 3 जो हमारे बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक हमारी नेसेसिटी है, इस पर जब ये केंद्र सरकार या गवर्नमेंट काम करना शुरू करेगी जितने जल्दी, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसलिए इस टॉपिक को जितने जल्दी हो राम जी अपने मंदिर में विराजमान हो, यही प्रार्थना करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए। या आदित्य ठाकरे जी ने जो आरोप लगाए, गए बार भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, महालक्ष्मी रेस कोर्स का क्या होने वाला है, वो कंक्रीट जंगल बनने वाला है क्या? बिकॉज आपका स्टडी मुंबई मैटर्स में बहुत जबरदस्त है। तो आदित्य ठाकरे आज जो कह रहे हैं कि आई विल फाइट टू द नेल अगेंस्ट एनी प्लान्स कि कंक्रीट, इस महालक्ष्मी जो 225 एकड़ के आसपास है उसको कंक्रीट जंगल में कन्वर्ट करने का टोटल विरोध होगा, और इसमें अगर वहां के एमसी महालक्ष्मी रेस कोर्स के मेंबर्स भी इन्वॉल्व है तो हम उसको भी एक्सपोज करेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आदित्य ठाकरे से, सेव द ग्रीन, व्हाटएवर ग्रीन स्पेसेस बचाए उसको बचाओ और हम संघर्ष जारी रखेंगे, वी विल फाइट टू द नेल टू द लास्ट बैटल। तो हाउ डू यू सी आदित्य ठाकरे इज दिस स्टेटमेंट? I will definitely support Mr. Aditya Thackeray, but he has to clear what about the Adani Dharavi project. They are already organization for the Dharavi project. आपको मैं बताता हूँ, आपको उसका भी आपको मैं एक ऑर्डर कॉपी भेजता हूँ, जो 2018 से लेकर 2022 में जो निर्णय हुए, 2018 तक 2014 से लेकर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गवर्नमेंट में थी। उद्धव ठाकरे उस गवर्नमेंट में शामिल नहीं थे, लेकिन आदित्य ठाकरे थे। 2019 में, मतलब 2022 में
चीफ मिनिस्टर मिस्टर उद्धव ठाकरे थे। अब देखिए, अदानी के प्रोजेक्ट को आपने धारावी में विरोध कर रहे हो, सेम टाइम आपने मुलुंड में 54 एकड़ लैंड एक्वायर वीएमसी लैंड आप स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हो अदानी प्रोजेक्ट के लिए। ये रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट रहेगा, मतलब धारावी के जितने भी लोग हैं उनको, जो एलिजिबल नॉन एलिजिबल ऐसे लोगों को आप वहां पर शिफ्ट करोगे। डंपिंग ग्राउंड ये डंपिंग ग्राउंड की जो 40 एकड़ लैंड है, 44 एकड़ लैंड है और 46 एकड़ और 18 एकड़ जो लैंड है वो है आपके टोल नाके के बाद। तो आपको 64 एकड़ लैंड आपने पहले ही वहां पर एक्वायर करके रखी है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएगा, ना कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लैंड आप वहां पर देने के लिए सब एग्रीमेंट कर लिया। क्या ये आदित्य ठाकरे जी को पता नहीं था? क्या ये उद्धव ठाकरे जी को पता नहीं था? तो ये नाटक किसके लिए? तो अभी जो आप बात कर रहे हो महालक्ष्मी रेस्टोरेंट की, तो वहां पर आपको पता नहीं है? क्योंकि ये जो टाउन प्लानिंग में जब चेंजेस होते हैं या डीपी में चेंजेस होते हैं, ये तो सब जाहिर बात होती है। और आप तो मतलब उद्धव ठाकरे जी तो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ये तो डिसीजन अभी नहीं हुआ होगा, तो जरूर ये डिसीजन 2 या 3 साल पहले हुआ होगा। तो ये जो है इनका दिखावा जो है, अब ये जो मुंबई के लिए कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं या कंसर्न दिखा रहे हैं, मुझे लगता है ये सिर्फ दिखावा है। तो आदित्य ठाकरे जी एनवायरमेंट मिनिस्टर क्यों बने, और वो बनने के बाद उन्होंने मुंबई के लिए या महाराष्ट्र के लिए क्या किया, ये मेरे तो समझ के बारे में उन्होंने एक बुक लिखनी चाहिए भाई, आपकी जो भी आपने इस कार्यकाल में क्या क्या आपने उपलब्धियां की या यहाँ पर क्या डिसीजन ले एनवायरमेंट को बचाने के लिए या मुंबई को बचाने के लिए, मुंबई के जो फैसिलिटीज को बचाने के लिए, मुंबई शहर को बचाने के लिए आपने क्या क्या किया, आप एक बार डिक्लेयर तो करें। तो ये आदित्य ठाकरे जी का ये एक सिर्फ दिखावा है। सो व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन हेमंत कामले साहब? जी, धारावी प्रोजेक्ट का जहां तक प्रश्न है वहां पर जो व्हाट फॉर मी इज वेरी कंफ्यूजिंग वेरी फ्रैंकली, कि क्या 10 करोड़ स्क्वायर फीट दे दिए हैं अडानी साहब को, जिसमें से वो 6 करोड़ स्क्वायर फीट इस्तेमाल करेंगे धारावी में, और बाकी 3 करोड़ स्क्वायर फीट उनको बोल दिया है कि आप कमर्शियली अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं 2 करोड़ स्क्वायर फीट आप अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं, और तकरीबन 3 करोड़ स्क्वायर फीट जो है उनके पास रहेगा, जो कि सभी बिल्डर्स को उनसे ही खरीदना है। जीआर हैज बीन इशूड कि टीडीआर अगर आपको लेना है तो आपको अडानी से मिनिमम 40% लेना पड़ेगा। दिस इज अ जीआर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। नाउ राजीव जी, हैव यू एवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग बिफोर? राजीव जी, पूरे धारावी का एरिया जो है वो 590 एकड़ है जी। 590 एकड़ मतलब आप समझ लें कि 20 लाख फुट, सॉरी 20 लाख फुट आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो मतलब आप वहां पर अदानी प्रोजेक्ट्स ने जो ऑफर किया है लोगों को 350 स्क्वायर फीट का घर जी, उनको एडिशनल एफएसआई दिया गया, पर मतलब आपको मतलब आई थिंक वहां पर 5 का एफएसआई दिया है। तो जो एफएसआई क्रिएट होगा, फिर जो भी आपको अभी जो नई पॉलिसी के हिसाब से जो फ्लोर बेड और वो सब, तो इतना टीडीआर क्रिएट होगा। तो आपने वहां पर मोनोपोली, मतलब वहां पर एक ब्रोकर, आप क्या कहते हैं हम लोग, वहां पर एक डिस्ट्रीब्यूटर बिठा दिया टीडीआर के लिए गवर्नमेंट ने। लेकिन ये सब बातें क्या अभी हुई है? मतलब ये आपको लगता है कि ये डिसीजन सिर्फ अभी हुआ है? इसकी बातें तो पहले से चल रही थी ना, जब कांग्रेस सॉरी शिवसेना और बीजेपी की गवर्नमेंट थी 2014 से लेके 2019 और 2019 से लेके जो 2.5 साल चला, तो इसमें ये सब मिलके थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल है, वो तो करता धरता है अंबानी अदानी के। इसमें शिवसेना, दोनों शिवसेना शामिल है। इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस, इसमें एनसीपी भी दोनों शामिल है और कांग्रेस भी शामिल है, क्योंकि ये सब 2014 से लेकर 2023 तक ये सब कहीं ना कहीं सरकार में शामिल है। तो सब एक्टिंग कर रहे हैं। Just 1 second. So Dharavi is 570 acres, right? Is that it? 590 acres. 590 acres. Okay, so that will increase the calculation just a little bit. So we are looking at somewhere in the region of, if we just take the ground clearance, so 590 acres in square feet is equal to 2 crore 57 lakh 400 feet.
दैट इज जस्ट द ग्राउंड क्लियरेंस, और उसके आपने 5 FSI दिए, 5 या 6 आपने FSI दिया है. So which means you are creating, so the calculation is right, so which means you are creating about 10 crore square feet. That's what you are creating. So जी. that 10 crore square जी. feet, और वो जो TDR जो है उसकी इंडेक्सिंग नहीं होने वाली. You are also aware of that. So which means Mr. Adani Yes. has the right to sell it at whatever price that the Adani group wants. तो कहने का मतलब ये हुआ, Sir. कहने का मतलब ये हुआ वेरी शॉर्टली, जब ये प्रोजेक्ट मिडवे भी क्या, जब ये प्रोजेक्ट 6 महीने का ही होगा, आई थिंक मिस्टर अडानी विल बिकम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. हेमंत कामले साहब, देखिए, मैं तो समझता हूं कि आने वाले दिनों में अदानी जी इसके ऊपर एक IPO भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपने वॉल्यूम देखा क्या है. जी तो पैसे की उनको मतलब किल्लत आने वाली नहीं इस प्रोजेक्ट के लिए. जी. अदानी ग्रुप सिर्फ धारावी प्रोजेक्ट पर एक IPO लेकर आ सकता है और पैसे जमा करके वहां पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं. जी. आने वाले दिनों में अदानी हो या फिर ओबेरॉय हो, ऐसे बड़े प्लेयर्स ही इस मार्केट में टिकेंगे. यहां पर छोटे बिल्डर्स का काम नहीं होगा, क्योंकि मोनोपोली कहीं ना कहीं एक के पास दी जाती है TDR की. तो आप समझ लीजिए ये डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे TDR के सबसे बड़े. तो ये एंड ऑफिशियली सर, ऑफिशियली, यस ऑफिशियली, just like, let me remind our viewers, I'm sorry, let me remind our viewers, because the point is I forget. Mr. Adani, the Adani group is the sole licensed importer of imported coal in the country. Nobody else has the right to do so. Hemant Kamble sir. जी, अदानी जी की मोनोपोली कोल में होगी, अदानी जी की मोनोपोली पोर्ट में होगी. देखिए, मुंद्रा पोर्ट हो या फिर आपका कांडला पोर्ट हो, तो पोर्ट्स में उनकी मोनोपोली होगी. इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग में उनकी मोनोपोली होगी कि भाई जो भी खरीदना है आप इससे ही खरीदिए. And soon हमारे cement. महाराष्ट्र की, और बहुत जल्दी सीमेंट में भी. सीमेंट में तो जितने भी इंफ्रा के जितने भी रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, वो पूरी के पूरी तरह अदानी के पास जाएंगे या तो अंबानी जी के पास जाएंगे. इन्होंने अपने आप को मतलब सेगमेंट में बांट लिया है. तो जल्द ही जो गुजरात के पंतप्रधान है नरेंद्र मोदी जी, ये गुजरात को सुजलाम सुफलाम बनाएंगे. बहुत सारे इंडस्ट्री जाएंगे, जितने भी टेस्ला का प्रोजेक्ट वहीं पर जा रहा है, सब जितने बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं वहीं पर जा रहे हैं. तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो भी राम राज जाएगा वो गुजरात के लिए रहेगा, बाकी स्टेट के लिए क्या होगा मुझे नहीं पता. राइट. हेमंत कामले साहब, यू आर स्टिल अवेटेड एट आवर ऑफिस. आप ऑफिस आने वाले थे. मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल तो आप जरूर आएंगे. जरूर आऊंगा. I hope you'll come over here, and I hope we'll have a discussion right here face to face. Thank you so much, हेमंत कामले जी. बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी आपका. मच. और जय सिया राम. और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपने प्रार्थना करी है रामलला से, वो प्रार्थना आपकी सुनी जाए और रामलला इन सब लोगों को सद्बुद्धि दे. हम सभी लोग यही इसी बात की उम्मीद करते हैं. थैंक यू सो मच सर. तथास्तु. जय श्री राम. जय सिया राम. जय सिया राम. थैंक यू. Oh God, this is you know these numbers. I have to go on Google and calculate them over becomes there. difficult to. No, but because the calculator won't take those It zeros. doesn't. It doesn't. It's huge. Look at the amount of money. I mean, the amount of money involved is mind-boggling. We had never heard such numbers before. And it's going to increase only continuously. It's only going to increase. Yes. Let's ask Mr. Hanuman Pawar.